हेलो दोस्तों, मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने प्रताप के प्रारंभिक जीवन में पढ़ा था और किस प्रकार अकबर इस हल्दी घाटी युद्ध को टालने के लिए प्रयास करता है, लेकिन प्रताप अपने सनातन धर्म और स्वाभिमानता के कारण वो उसके सामने नहीं झुकता है और न ही कभी वो झुकने के लिए तैयार था। ऐसी परिस्थिति में युद्ध के अलावा कोई सहारा नहीं था। तब जब महाराणा प्रताप की दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने जब अकबर को मालूम पड़ गया कि अब युद्ध ही अंतिम निर्णय है, तब स्वयं अकबर दिल्ली से यहाँ पर पहुँच गया, अजमेर पहुँच गया। 1530 के नागौर दरबार में जब मेवाड़ की ओर से कोई भी नहीं पहुँचा, तब अकबर को ये लग गया था कि निकट भविष्य में मेवाड़ के साथ युद्ध निश्चित है। और वो ये भली भांति जानता था कि मेवाड़ एक बहुत बड़ा शक्तिशाली शासक है। मेवाड़ के लोगों को पूरा हिंदुस्तान अपना नेता समझता है, उसका सम्मान करता, उनको हिंदुआ सूरज के नाम से जानता है और उनका प्रत्येक चिन्ह और जो लोगो जो दृढ़ राखे धर्म तिहि राखे करतार, और इस सभी बातों से वो भली बात से परिचित था कि हर हालत में प्रताप के साथ युद्ध होना तय है। और इन्हीं सब बातों को ध्यान रखते हुए वह स्वयं अजमेर आ गया और अजमेर आकर उसने मेवाड़ के साथ होने वाला जो युद्ध था उसकी तैयारियों को अंतिम रूप देने लगा। लेकिन इसी समय जब मान सिंह और अमर सिंह के बीच में बहस होती है और वो ये कहता है कि युद्ध भूमि में आना, तो अमर सिंह जो पलट के जवाब देता है कि आप भी आना और अपने फूफा को भी लेके आना। इस कारण मान सिंह अकबर को निरंतर उकसाता है और उकसाने के बाद वो एक शर्त रखता है कि जब भी हल्दी घाटी का या मेवाड़ के महाराणा प्रताप के साथ युद्ध होगा, उसका सेनापति मुझे बनाना। और अकबर यही करता है। मान सिंह कछवा को इस प्रताप के साथ होने वाले प्रतिशोध के लिए उसका सेनापति बनाता है। आसफ खां को दोस्तों वो इसके लिए उसका सहायक सेनापति नियुक्त करता है और 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से उनको मांडलगढ़ के लिए रवाना करता है। क्योंकि दोस्तों जहाजपुर, मांडल, बदनौर, रायता, चित्तौड़ पर पहले ही मुगलों का अधिकार था और केवल उदयपुर की पहाड़ियाँ और उदयपुर का और कुंभलगढ़ का क्षेत्र ही प्रताप के पास रहा था। इस कारण उन्होंने उस तरफ से युद्ध करने का अपनी युद्ध की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए मांडलगढ़ पहुंच गए और युद्ध की तैयारियों को मांडलगढ़ में की थी। प्रताप भी अच्छे तरह से परिचित हो गया था कि अब युद्ध ही अंतिम सहारा है। प्रताप भी अपनी पूर्ण सेना के साथ गोगुंदा आ गए और इस मान सिंह के साथ और अकबर के साथ होने वाले युद्ध की तैयारी के लिए स्वयं गोगुंदा पहुंच गए और अपनी सेना की तैयारी करने लगा। इधर 2 माह तक पड़ाव रखने के बाद जब मांडलगढ़ मान सिंह को लगा कि प्रताप इस तरफ हमला नहीं करेंगे, हमें स्वयं उस तरफ बढ़ना होगा, तब वो अपनी मांडलगढ़ से अपनी सेना को लेकर नाथद्वारा के पास मोलेला गांव पहुंचता है। दोस्तों, मोलेला गांव अपने मिट्टी के टेराकोटा के लिए बहुत प्रसिद्ध है। हाल ही में मोहनलाल कुमार को वहां पर राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया। दोस्तों ध्यान रखना। अब जब मान सिंह वहां पर पहुंच जाता है मोलेला गांव नाथद्वारा के पास, तब प्रताप भी गोगुंदा से लॉसिंग के रास्ते से वह हल्दी घाटी की तरफ धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता। दोस्तों, ये युद्ध जो था हल्दी घाटी की पहाड़ियाँ और खमनौर की पहाड़ियाँ, ये गोगुंदा की पहाड़ियाँ थी। गोगुंदा की पहाड़ियाँ जो उदयपुर में है वर्तमान में, और ये खमनौर की पहाड़ियाँ। इस खमनौर की पहाड़ियों के बीच में जो तंग घाटी है, इसका नाम है दोस्तों हल्दी घाटी। अब इस तरफ मोलेला गांव में मान सिंह पहुंच गया था, मान सिंह, और इस तरफ वाले युद्ध क्षेत्र से अब दोस्तों जो यहाँ पर लॉसिंग था, यहाँ से प्रताप आगे बढ़ना शुरू हो गए। दोस्तों प्रताप, और जब ये आगे बढ़ना शुरू हुआ तो युद्ध में इन्होंने अपने अंतिम रणनीति बना ली कि किस तरह से प्रताप पर हमला करना और कैसे क्या करना। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि युद्ध की जो व्यूह रचना थी वो क्या थी। दोस्तों युद्ध की व्यूह रचना में मैं इस तरफ से बताता हूँ आपको। देखना दोस्तों, ये था हरावल। इसको जो अग्रिम पंक्ति पर लड़ते थे उसको हरावल कहते थे। दोस्तों इस तरफ जो था सैयद हाशिम जो अकबर और मान सिंह की तरफ से बिल्कुल हरावल अग्रिम पंक्ति पर लड़े थे, और इसके इस तरफ और इस तरफ यहाँ पर आसफ खां और यहाँ पर जो लड़ रहा था इसके 2 भागों में, यहाँ पर जगन्नाथ।
जगन्नाथ दोस्तों। ये 80 सूरवीरों के साथ 40 सूरवीर इस पास, 40 सूरवीर इस पास लड़ रहे थे। इसके जो उत्तर की तरफ थे वो गाजी प्लस लोणकरण, और दक्षिण के हिस्से में दोस्तों जो थे अकबर के, वो थे सैयद अहमद खां। दोस्तों ये सैयद बंधु थे, ये 12 भाई थे जो इस हल्दीघाटी के युद्ध में बहुत बड़ी वीरता से लड़े थे। केंद्रीय भाग में यहाँ पर मान सिंह था, मान सिंह, इस तरफ ख्वाजा और इस तरफ सिहाबुद्दीन दोस्तों। अब इस तरफ हरावल में यहाँ पर प्रताप की ओर से यहाँ पर हकीम खां सूरी, ये दोस्तों लोधी पठान था जो शेरशाह के बाद में वापस वहां पर लोधी सल्तनत की मतलब दिल्ली सल्तनत पर इसमें इस सूरी के वंश की स्थापना करना चाहता था। इसके पास सलूम्बर के किशन दास थे, सलूम्बर के इसी हरावल में सलूम्बर के किशन दास, सरदारगढ़ या लावा के भीम सिंह देवड़ा इस समय मौजूद थे। और दोस्तों तीसरा जो व्यक्ति था वह राम सिंह था दोस्तों, राम सिंह था। इसके उत्तर में जो थे दोस्तों वह थे झालामान। दोनों झालाबीदा को झालामन्ना भी कहा जाता, मान भी कहा जाता, और झालामान अलग व्यक्ति था। और मान सिंह सोनीगरा जो जालोर का शासक था, ये उत्तर में थे दोस्तों, उत्तर में थे। और इधर जो दक्षिण में थे, यहाँ पर थे रामशाह ग्वालियर का शासक था जो भगोड़ा था। रामशाह इस तरफ दक्षिण के अंदर मोर्चा संभाले हुए थे। इधर जो रिजर्व सेना थी पहाड़ियों पर, वह पुंजा भील था, और इधर भी पिंजा भील सेना थी दोस्तों। क्योंकि पहाड़ियों पर प्रताप ने अपनी सेना का डेरा ऊंचाई पहाड़ियों की टोली ऊंचाइयों पर लगाया था, और ये नीचे भाग था। इधर मान सिंह की रिजर्व सेना थी दोस्तों, इधर रिजर्व सेना था। इस प्रकार हल्दीघाटी के बीच में ये पूरी की पूरी व्यू रचना रच ली गई दोस्तों। यदि हम सेना की बात करें, यदि हम ख्यातों की बात करें, तो ख्यातों के अनुसार जिसे पंडित को अपने जो तत्कालीन ख्याते हैं, उन ख्यातों के अनुसार मान सिंह के पास 80,000 सैनिक थे और प्रताप के साथ 20,000 सैनिक थे, यानी कि 4:1 का रेशियो था दोस्तों। लेकिन युद्ध का प्रत्यक्ष गवाह बदायूं की बात करें तो बदायूं कहता है कि मान सिंह के साथ मात्र 5,000 थे और प्रताप के साथ 3,000 घुड़सवार थे, इधर सेना थी। तो ये बात करें तो सेना में बहुत बड़ा अंतर था। इसके पास तोप खाने थे, लेकिन प्रताप ने भीलों के पास केवल तीर कमान और तलवारों के दम पर युद्ध लड़ा जा रहा था। इधर तोप खाना था, इधर बंदूकें थी। सेना की दृष्टि से शक्तिशाली और मजबूत की बात करें दोस्तों तो बहुत बड़ी अकबर की सेना बहुत पावरफुल थी, जबकि प्रताप अपने परंपरागत हथियारों के साथ लड़ रहे थे दोस्तों। इस प्रकार दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। लेकिन इस वक्त जो मान सिंह की सेना थी वह मोलेला गांव में थी। तो मान सिंह ने सबसे पहले जब देख लिया कि प्रताप के साथ युद्ध होना निश्चित है, तो वो आगे बढ़ रहा है और अपनी सेना की एक अग्रिम टुकड़ी को पहले दिन दोस्तों, पहले दिन का युद्ध कहते हैं इसको दोस्तों। पहले दिन मान सिंह अपनी एक छोटी सी टुकड़ी को आगे भेजता दोस्तों। जब ये आगे भेजता तो इसकी ये वाली जो टुकड़ी है हकीम खां सूरी वाला, ये उत्तर और पूर्व से इस टुकड़ी पर इतना बड़ा प्रहार करते हैं कि वो यहाँ से भाग जाते हैं। मान सिंह सीधा मोलेला जाते हैं और मान सिंह के सामने कहते हैं कि मेवाड़ के राजपूत जो है लड़ने में बड़े माहिर है और हम इनके साथ युद्ध नहीं करेंगे। हम या तो आगरा लौट जाएंगे या दिल्ली लौट जाएंगे या फिर वापस हम अपने तुर्किस्तान की ओर लौट जाएंगे, लेकिन इनके साथ युद्ध नहीं करेंगे। तब एक मेहत्तर खां इसका एक सेनापति होता है, वो कहता है कि रुकिए आप, अकबर बादशाह स्वयं अजमेर से रवाना होकर युद्ध भूमि में लौट रहे हैं। और इसका इतना कहते ही इन सैनिक जो यहाँ से भागना चाहते थे वो बहुत तेजी से वापस लड़ने के लिए शुरू हो जाते हैं और इसको एक तरीके से धर्म युद्ध की वो घोषणा करना
क्या प्रयास करता है दोस्तों। तो ये पहले दिन की लड़ाई थी जिसमें प्रताप की विजय होती है दोस्तों। यहाँ पर प्रताप एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं जो इस हल्दी घाटी की सबसे बड़ी गलती थी। जब हकीम खां सूरी इसकी अग्रिम पंक्ति पर आक्रमण कर रहे थे तब प्रताप यहाँ पर केंद्र भाग में प्रताप, ताराचंद और भामाशा यहाँ पर खड़े थे। ये हकीम खां से पहाड़ियों से उतरकर मैदान में आ जाते हैं। तब दक्षिण की कमान सामने राम सिंह तुरंत नीचे आता है, उनसे कहते हैं कि प्रताप आप वापस ऊपरी भागों पर जाइए, इनकी सेना बहुत बड़ी शक्तिशाली है, ये हमारे से ज़्यादा सेना है और हम खुले मैदानों में लड़ने के अभ्यस्त नहीं हैं, हमने हमारा पूरा जीवन पहाड़ियों में निकाला है, आप तुरंत प्रभाव से वापस पहाड़ियों की चोटियों पर चला जाए, वहीं से हमला करेंगे और इसी के लिए हम अभ्यस्त हैं। लेकिन प्रताप इतने जोश में आ जाते हैं उसकी अग्रिम पंक्ति को पराजित करने के बाद और वो मैदानों में आ जाते हैं। और ये सबसे बड़ी गलती है, वो राम साहा की बात वो नहीं मानते हैं, वापस पहाड़ियों में नहीं जाते। ये सबसे बड़ी गलती थी हल्दी घाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की। दूसरे दिन दोस्तों प्रताप और इनके बीच में दूसरे दिन की जो लड़ाई होती है वह हाथियों की लड़ाई होती है दोस्तों। दोनों तरह से हाथियों की लड़ाई शुरू करते हैं दूसरे दिन। ये प्रताप की ओर से अगर युद्ध के लिए जो लूणा और राम प्रसाद इन हाथियों को युद्ध के लिए लड़ने के लिए कौशल तरीके से तैयार किया गया था। और एक था चक्राधा और दूसरा था खांडेरा। ये प्रताप के 4 बड़े कौशल, हालांकि हाथी ज्यादा थे लेकिन युद्ध के लिए मुख्य रूप से तैयार किए गए थे लूणा और राम प्रसाद। चक्राधा और खांडेरा ये भी प्रताप के बड़े वीर हाथी थे। दूसरे तरफ थे गजराज और गजमुक्त उसका हाथी था, मान सिंह का हाथी था मर्दाना और गजमदार। ये 4 हाथी प्रमुख किसके थे? अकबर के, यानी कि इसका सेनापति कौन था? मान सिंह के, और इसका सेनापति कौन था? हकीम खां सूरी। इसके साथ अब देखना दोस्तों, राम प्रसाद बहुत बड़ा वीर हाथी था और अकबर की सेना में अच्छी तरह से इसको मालूम था कि जब तक प्रताप के पास राम प्रसाद आती है तब तक इस युद्ध का कोई भी निर्णय हो सकता है। तो वो पूरी तरह से जब दूसरे दिन हाथियों को आगे करते हैं तब मान सिंह अपने बंदूक से कहते हैं कि किसी भी हालत में राम प्रसाद आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और वो राम प्रसाद को जब हाथियों की लड़ाई होती है तो जितने भी बंदूकची होते हैं वो राम प्रसाद को ढूंढने, और जब वो राम प्रसाद को लड़ते हुए देखते हैं तो तुरंत पहचान लेते कि यही वो राम प्रसाद है, और बंदूकची अपनी बंदूकों से उनके मावतों की हत्या कर देते हैं। और उसके चारों तरफ जो राम प्रसाद थे उसके चारों तरफ मान सिंह के जो जितने भी हाथी है वो उसका घेरा लगा देते हैं, और उस घेरों से उनकी थूनों से जो आगे जहर के चाकू लगाए हुए थे उनसे जगह जगह से राम प्रसाद को काट लिया जाता है। धीरे धीरे राम प्रसाद पर जहर चढ़ने लग जाता है, वो घायल होकर गिर जाता है। तुरंत इसकी सूचना अकबर को दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों ये वो राम प्रसाद था, इतना बड़ा स्वामी भक्त था कि वो हमेशा प्रताप का चेहरा देखने के बाद अपना पानी की घोट पीता था, प्रताप का चेहरा देखने के बाद खाना खाता था। जब उसको मालूम पड़ गया कि मैं दुश्मन के हाथ में लग गया, ना उसने पानी पिया और ना उसने खाना खाया। 9 दिन तक भूख और प्यास से अपना शरीर त्याग दिया, लेकिन अकबर के हाथ नहीं लगा दोस्तों। और विवश होकर अकबर को कहना पड़ा कि जिस व्यक्ति के मैं हाथी को अधीन नहीं कर पाया उस व्यक्ति को मैं कैसे पराजित करता हूँ। लेकिन जिस समय उसको ये हाथी मिलता है तब वो कहता है कि यह जो राम प्रसाद हाथी है मुझे पीरों की मेहरबानी से मिला है, और राम प्रसाद से उसका नाम पीर प्रसाद रखता है। लेकिन राम प्रसाद स्वामी भक्ति और अपना सब कुछ शरीर त्याग देता है, और त्यागने के बाद वो उसके जिंदा जी अकबर के हाथ नहीं लगता है। नहीं, अकबर ने खूब प्रयास किया उसको भोजन देने के लिए, लेकिन उसने खाने से इनकार कर दिया और अपना शरीर त्याग दिया। दोस्तों एक जानवर में प्रताप के प्रति इतनी सहानुभूति थी, इतनी स्वामी भक्ति थी, और अपना त्याग दिया अपना शरीर दोस्तों। इसके बाद दोस्तों तीसरे दिन की जो लड़ाई है दोस्तों वो मैं आपको यहां पर समझाता हूं। तीसरे दिन की लड़ाई, एक प्रताप जब युद्ध मैदान में आ गए थे तो तीसरे दिन दोस्तों जब हल्दी घाटी के बीच में भावल का और हल्दी घाटी के बीच में एक स्थान है रक्त तलाई। यहां पर दोस्तों
दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। ये तीसरे दिन की लड़ाई थी दोस्तों। तीसरे दिन की लड़ाई में जब आमने सामने की लड़ाई थी, रक्त तलाई का मैदान दोस्तों समतल मैदान था और मैदानों में मुगल लड़ने के लिए बहुत माहिर थे। तो सैयद हासिम ने सबसे पहले आक्रमण किया। इधर से आक्रमण हुआ प्रताप के सेनापति हकीम कासूरी। दोस्तों लड़ते ही लड़ते सुबह के 9 बजे ये युद्ध प्रारंभ हुआ और दोपहर तक प्रताप का बहुत बड़ा जो मोर्चा था वो मजबूती से लड़ रहा था और कहीं कहीं ऐसा लग रहा था कि प्रताप की विजय निश्चित है। लेकिन इसी समय प्रताप जो मुगल के जो ये सैयद बंधु थे उनको ये मालूम पड़ता कि अकबर स्वयं युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहा है। तब ये बंधु बहुत वीरता से लड़ते हैं और देखते ही देखते युद्ध का पासा पलट देते हैं दोस्तों। लेकिन युद्ध के दरमियान एक घटना ऐसी होती है दोस्तों कि जब प्रताप मान सिंह को पहचान लेता है उस मर्दाना हाथी पर, तो प्रताप चेतक को इशारा करता है। चेतक दोस्तों तुरंत उस ओर बढ़ता है और उसके थून पर कदम देकर मान सिंह पर प्रताप बहुत तेजी से अपने 80 किलो के मण के उस पर प्रहार करता है। लेकिन मान सिंह तो हुदी में चिप जाता है, लेकिन उसका महावत मारा जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार मान सिंह, लेकिन जब वो उसके मर्दाना हाथी पर जो जगह जगह चाकू लग जाता है उससे चेतक कट जाता है दोस्तों। लेकिन युद्ध भूमि से बाहर निकलने से पहले उसका सामना बहलोल खां लोधी से होता है। प्रताप उसके एक झटके में उसके पूरे शरीर के और घोड़े के 2 टुकड़े कर देते हैं। लेकिन इसी दरमियान वो मुगल सेना के चारों तरफ सैनिकों से घिर जाते हैं। झाला बिद्दा, झाला मन्ना, झाला मान इस समय इस घटना को बहुत तुरंत नजदीकी से देख रहा था और वो ये कह रहा था कि यहाँ पर ये लग रहा था कि प्रताप घिर गया है। तुरंत प्रताप के पास जाते हैं। प्रताप के सिर पर जो मुकुट था, प्रताप की जो वेशभूषा थी उसको तुरंत छीनते हैं और अपने मुकुट पर निकाल देते हैं और प्रताप को वो कहते हैं कि तुम युद्ध भूमि से बाहर निकल जाओगे। यदि आप जिंदा रहे तो मेवाड़ जिंदा रहेगा, मेवाड़ फिर से खड़ा हो जाएगा, आपका रहना बहुत जरूरी है। और मुगल सैनिक झाला मान और बिदा को ही वो प्रताप समझ लेते हैं, उस पर टूट पड़ते हैं और इस प्रकार झाला बिदा झाला मान मारा जाता दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक घटना दोस्तों देखना, युद्ध का प्रत्यक्ष गवाह इतिहासकार मुंतख्वाब उल तवारिक के लेकर बदायूनी आसफ खान से एक प्रश्न करता है कि दोनों तरफ से केसरिया लड़ रहे हैं, दोनों तरफ से राजपूत लड़ रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कौन सा सैनिक मुगल मारा जा रहा है, कौन सा प्रताप का सैनिक मारा जा रहा है। तब आसफ खान जो सहायक सेनापति था वो उसको जवाब देता है कि बदायूनी, जो भी मर रहा है राजपूत मर रहा है। यहाँ पर युद्ध के बाद निश्चित रूप से इस्लाम की विजय होती है दोस्तों। ये आपसी फूट के कारण उसके द्वारा जो कहे हुए कथन थे ये बहुत ही मार्मिक और स्पर्श करते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों जब प्रताप, अब देखना दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कुछ के हल्दी घाटी युद्ध के तारीख क्या हो गए। हल्दी घाटी की तारीख, किस तारीख में ये लड़ा गया दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि हल्दी घाटी 18 जून माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और हल्दी घाटी का शिलालेख और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में दोस्तों 18 जून मिलती है। लेकिन 21 जून गोपीनाथ शर्मा इसको 21 जून कहते हैं और राजस्थान सरकार के गजट में भी दोस्तों इसको 21 जून की तारीख बताया गया है। तो दोस्तों ध्यान रखना कि ये 21 जून को लड़ा गया था दोस्तों। बात आती है कि ये खमनोर का युद्ध था। अबुल फजल इसको खमनोर का युद्ध कहता है, खमनोर का युद्ध। बदायूनी इसको गोगुंदा का युद्ध कहता है, बदायूनी इसको गोगुंदा का युद्ध कहता है दोस्तों। कौन कहता है दोस्तों? बदायूनी, जो इस युद्ध का प्रत्यक्ष गवाह था दोस्तों। दूसरी बात, इसको हल्दी घाटी का युद्ध इसको कर्नल टॉड कहते हैं दोस्तों। कर्नल टॉड ने इस युद्ध की तुलना दोस्तों थर्मोपोली भी कही थी दोस्तों। मैं थर्मोपोली बता देता हूं कि ये यूनान के अंदर था। 480 में ये युद्ध लड़ा गया था दोस्तों। ईरान व यूनान के बीच में ईरान का जो सेनापति था वह जेरक्सिस और यूनान का सेनापति था वह लियोनोडोस था।
और इसने यहाँ की सेना, जिस प्रकार प्रताप की सेना के पास मात्र 1 अनुपात था, इसी प्रकार इनका भी 1 अनुपात था और इनका भी 4 अनुपात था। लेकिन लियोनार्डोस ने जेरक्सिस को आगे नहीं बढ़ने दिया और वो लड़ता रहा, भले ही पराजित हो गया लेकिन लड़ता रहा। दोस्तों इसी प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध की भी बात करें हम तो प्रताप की पराजय नहीं हुई थी, क्योंकि अकबर ने कहा था उसे जिंदा या मुर्दा प्रताप चाहिए, लेकिन वो जिंदा या मुर्दा नहीं प्राप्त किया। हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तकों में भी देखें तो राजस्थान सरकार को भी देखें तो इसमें किसी भी प्रकार की वो पराजित की बात नहीं करते, लेकिन गोपीनाथ शर्मा इस बात को जरूर कहता है कि इस युद्ध में निश्चित रूप से प्रताप की पराजय होती है। दोस्तों हल्दी घाटी युद्ध के समय प्रताप ने अपने परिवार को बहुत सुरक्षित स्थानों पर, जो 2-2, 4-4 किलोमीटर अंदर गुफा है राणा और धोलिया गांव में, सुरक्षित छोड़ दिया था। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ी चेतक के बारे में कि चेतक किस प्रकार इसका साथ देता है। दोस्तों देखना दोस्तों, चेतक इस युद्ध में घायल होने के बाद वो प्रताप को सुरक्षित लेके यहाँ पर पहुंच जाता है। ये बनास नदी है दोस्तों, बनास नदी, इस बनास नदी के पुल को क्रॉस करके इस तरफ आ जाता है और यहीं पर इसकी बलीचा में इसकी मृत्यु हो जाती है और यहीं पर इसकी समाधि है। इसका दोस्तों जो स्मारक है वो हल्दी घाटी युद्ध के अंदर, हल्दी घाटी के अंदर बना हुआ है, समाधि इसकी बलीचा गांव के। अब दोस्तों जब प्रताप युद्ध भूमि को छोड़ रहा था तब दो सैनिक उसका पीछा कर रहे थे, एक खुरासान और एक मुल्ला था। जब शक्ति सिंह को इस बात का मालूम पड़ा कि 2 मुगल सैनिक उसका पीछा कर रहे हैं तो शक्ति सिंह का अपना खोया हुआ सम्मान मेवाड़ के प्रति जाग उठा। तुरंत वो वहां से निकलते हैं युद्ध भूमि से और इन दोनों को पीछा करते हैं। वो ठीक उस समय पहुंचता है जब ये दोनों सैनिक, जब प्रताप विलाप कर रहे थे चेतक के पास, यहाँ चेतक के पास विलाप कर रहे थे, ये दोनों भी पहुंच गए। जैसे ही प्रताप पर ये हथियार उठाने वाले थे तो शक्ति सिंह ने इन दोनों की हत्या कर दी और अपना घोड़ा बादल उन्होंने प्रताप को दे दिया और वापस शक्ति सिंह इन दोनों के घोड़े के साथ वापस वो युद्ध भूमि में पहुंच गया दोस्तों। लेकिन इस पर बहुत अतिशयोक्ति है दोस्तों। पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा और गोपीनाथ इसको नहीं मानता कि शक्ति सिंह इस युद्ध में मौजूद था। अगर मौजूद होता, देखना पंडित गौरीशंकर हीराचंद ओझा और बदायूं इस बात को नहीं मानता है कि युद्ध भूमि में शक्ति सिंह मौजूद था। लेकिन दोस्तों गोपीनाथ सरकार भी कहता, ये भी कहता है, ठीक है। लेकिन अगर युद्ध भूमि में मौजूद होता तो बदायूं अपनी पुस्तक में मुंतख्वाबुल तारीख में कहीं पर शक्ति सिंह के नाम का प्रयोग नहीं करता। लेकिन मेवाड़ की 2 पुस्तकें दोस्तों, एक का नाम था अमर काव्य और एक का नाम था दोस्तों जिसका नाम था राज प्रशस्ति। ये राज प्रशस्ति जो कहती है वो ये कहती है कि इस युद्ध भूमि में शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप के बीच में मुलाकात हुई थी और ये इसके प्रमाण देते हैं। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इस घटना को नहीं बताते दोस्तों। दूसरी बात मैं बता दूं दोस्तों आपको कि प्रताप इस युद्ध भूमि में घायल होने के बाद सीधे कोल्यारी पहुंचते हैं और यहाँ पर अपना इलाज करवाते हैं। यहाँ आयुर्वेद से तमाम अपने सैनिकों को युद्ध भूमि के बाद यहाँ पर बुलाते हैं और उनका इलाज करते हैं। लेकिन जब युद्ध समाप्त हो गया तब अब यहाँ पर देखना दोस्तों, पुंजा भील यहाँ पर भी मौजूद था और भील सेना पहाड़ियों पर अब भी मौजूद थी और ये यहाँ बीच के अंदर, मैदानों के अंदर, रक्त तलाई के अंदर अभी भी मुगल सैनिक मौजूद थे। क्योंकि भागती हुई सेना, प्रताप की भागती हुई सेना का मान सिंह ने पीछा नहीं किया था, इससे अकबर बहुत नाराज हो गया था और उसका जो मान सिंह का जो मनसब था 7,000 से घटाकर 5,000 कर दिया। 1 माह के उसको रास दरबार में यानी ड्योढ़ी में आने से उसको मना कर दिया था, उसको रोक दिया था, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया था। तब दोस्तों पुंजा भील ने और इस भील सेना ने निरंतर रात्रि को हमले किए और इनकी सभी की सभी रसद को छीन लिया और इनको भूखमरी के कगार पर पहुंचा दिया। तब इनके मुगल सेना को अपने हाथी, घोड़े और ऊंटों को मारकर अपना भोजन करना पड़ा और इन भीलों से बचने के लिए वह गोगुंदा की ओर पहुंचते हैं और गोगुंदा में पहुंचने के बाद वो उदयपुर की ओर पहुंचते हैं और उदयपुर को जीतकर उसका मोहम्मदाबाद नाम रखते हैं। दोस्तों अब
प्रताप का यही, प्रताप की ये पराजय नहीं कह सकते। प्रताप ने इसके बाद जब पलट के वार किया था दोस्तों, ये आज शाम को मैं वीडियो में डालूंगा दोस्तों कि प्रताप किस प्रकार अपनी वीरता की। लेकिन इस घटना से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि प्रताप के बड़े वीर घोड़ा जो चेतक था, मैं इसकी कहानी बताता हूँ दोस्तों कि ये 3 भाई थे, चेतक, एटक और केटक दोस्तों। ये अरबी घोड़े थे दोस्तों, और एक अरबी घोड़ा जो केवल युद्ध के लिए बेहतरीन घोड़े तैयार करता था, और अकबर उस समय विश्व में सबसे ज्यादा पैसे वाला था दोस्तों। और वो अरबी अपने घोड़े बेचने के लिए अकबर के पास कहता है, और उस समय इन घोड़ों की कीमत वो 1 लाख रुपया यानी चांदी के सिक्के, 1 लाख चांदी के सिक्कों की कीमत रखता है। तब अकबर इनको खरीदने से मना कर देता है, और वो ये कहता है कि मेरे खरीदने की औकात नहीं है। एक प्रताप नाम का वीर व्यक्ति है जो पहाड़ी छुइया है, पहाड़ी छुइया कह के वो इसको बुलाता था, वो खरीद सकता था। जब प्रताप के पास ये समाचार पहुंचता है और वो अरबी पहुंचता है कि मुझे अकबर बादशाह ने आपके पास भेजा, तो प्रताप के पास तो खाने के लिए रोटी ही नहीं थी, और वो ये देखता है कि मैं इन घोड़ों की 1 लाख कीमत कैसे सकती। तो फिर दोस्तों जिसे मेवाड़ का रक्षक और जिसे मेवाड़ का दूसरा उद्धारक कहा जाता, भामाशाह सामने आता है और प्रताप को कहता है आप घोड़े खरीदिए, पैसों की व्यवस्था मैं करता हूँ। लेकिन भामाशाह कहता है कि तूने अपने घोड़ों की परीक्षा देनी पड़ती है दोस्तों। तो जो अरबी था वो कहता है कि आपके मेवाड़ के जितने भी जो गोल के घराने 16 के घराने, 32 के घराने, गोल के घराने, उनको बुला दीजिए, मैं इसकी जो अरबी घोड़ों की परीक्षा के लिए तैयार हूँ दोस्तों। जो एटक सबसे बड़ा घोड़ा था दोस्तों, 15 दिन तक खड्डे खोदकर घुटनों तक उस घोड़े के उसको जिप्सम और बिटुमनी से पीटा गया, उसके जाम कर दिया, और आखिर में 15 दिन बाद 15 दिन तक उसके पाँवों में जिप्सम और उसे कूटते रहे, उसको मिला दिया दोस्तों। और वो दिन आ गया, परीक्षा का दिन दोस्तों एटक का, जब सारे सामंत इकट्ठे हो गए मेवाड़ के, और उसके बाद जब वो अरबी और एटक का जो मिलन हो रहा था, तो एटक के भी आंखों से पानी आ रहा था और उस अरबी के भी आंखों से पानी आ रहा था, क्योंकि ये दो ही जानते थे कि क्या घटना घटने वाली है। उसने प्रताप की तरफ इशारा मांगा, और एक चाबुक के निशाने से ही जैसे उसने इशारा किया चाबुक से दोस्तों, उसके घुटने जो जिप्सम से और बिटुमिनी से पीट कर अंदर गाड़े गए थे, वो वहीं के वहीं रह गए, चारों घुटने, और उसका जो ऊपर का जो शरीर था वह 200 से 250 फीट दूर जाके गिरता है दोस्तों, और अपना शरीर त्याग देता अपने मालिक के एक ही इशारे पर, और सारे के सारे देखते रह जाते हैं। प्रताप इस घटना के बाद भामाशाह की सहायता से फिर चेतक और केटक को खरीदते हैं, और खरीदने के बाद अपने रहते हैं। चेतक जब तक जिंदा रहा, प्रताप के आस तक नहीं आना रहा, लेकिन जब वो अंतिम क्षणों में मर रहा था, जहर से उसका शरीर कट गया था, फिर भी प्रताप को युद्ध भूमि से सुरक्षित निकाल दिया, और उसमें भी बनास नदी को अपने मरते मरते उस नाले को कूद के उस तरफ सुरक्षित जो पानी में बह रहा था सुरक्षित पहुंचा दिया उसको दोस्तों। तो ये था चेतक। और केटक दोस्तों शक्ति सिंह के पास था, लेकिन जब इसकी मृत्यु हो गई दोस्तों, जब चेतक की मृत्यु हो गई, तो बादल उसका जो प्रसिद्ध घोड़ा था वो प्रताप को देता है दोस्तों। इसके आगे की घटना में आज शाम को या कल सुबह तक आपके सामने अपलोड करूँगा। नमस्ते।